स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े बैंक पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, और ये बैंक है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, मतलब आईसीबीसी। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसका एक काफी डिटेल्ड एनालिसिस है, जिसमें 2024, 2025 के मतलब बिल्कुल ताज़ा आंकड़े शामिल हैं। हाँ, और इस पूरी बातचीत का मकसद यही समझना है कि भाई ये आईसीबीसी आखिर दुनिया की बैंकिंग में इतना बड़ा, इतना अहम खिलाड़ी कैसे बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये बैंक, जैसा कि पता है, 1 जनवरी 1984 को बीजिंग में बना था और ये सीधे चीन सरकार का बैंक है। बिल्कुल। और जो बात सबसे पहले मतलब चौंकाती है वो है इसका साइज। हाँ, वो तो है। आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, दिसंबर 31, 2024 तक इसकी जो कुल संपत्ति है वो अंदाजन 6.3 से 6.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच बताई गई है। ओ बाप रे, 6.7 ट्रिलियन। हाँ, और S&P ग्लोबल की जो अप्रैल 2025 की रैंकिंग है वो तो इसे 6.688 ट्रिलियन संपत्ति के साथ साफ तौर पर टॉप पर रखती है। 6.7 ट्रिलियन। ये मतलब कितना बड़ा है ये समझना भी मुश्किल है अगर हम दुनिया के टॉप बैंकों को देखें। हाँ, तो लिस्ट में पहले चारों नाम चीनी बैंकों के ही हैं। आईसीबीसी के बाद एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, फिर चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक और फिर बैंक ऑफ चाइना। और 5वें नंबर पर जाकर कहीं अमेरिका का जेपी मॉर्गन चेज आता है, जिसकी संपत्ति भी कोई 4 ट्रिलियन के आसपास है। मतलब वो भी बहुत बड़ा है, पर आईसीबीसी के मुकाबले काफी पीछे है। हाँ, ये गैप बहुत बड़ा है। और ये सिर्फ संपत्ति की बात नहीं है, इनका जो कस्टमर बेस है वो भी उतना ही विशाल है। अच्छा, कितने ग्राहक हैं इनके पास? करीब 740 मिलियन, मतलब 74 करोड़ से ज्यादा। इसमें आम लोग भी हैं और बड़ी कंपनियां भी। 74 करोड़। हाँ, और इनको संभालने के लिए लोग भी तो चाहिए होंगे। हाँ बिल्कुल। 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं इनके पास। और इनका नेटवर्क वो भी 40 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। कमाल है। इतने बड़े स्केल पर काम करने के लिए तो जाहिर है इनकी सर्विसेज और खासकर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड होनी चाहिए। आपने सही पकड़ा। ये बैंक मतलब हर तरह की सर्विस देता है। रिटेल बैंकिंग जो हम आप इस्तेमाल करते हैं, उससे लेकर बड़ी कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, सब कुछ। और टेक्नोलॉजी का क्या? आजकल तो उसके बिना काम ही नहीं चलता। हाँ, तो टेक्नोलॉजी में भी ये लोग काफी आगे हैं। जैसे इनके DICBC मोबाइल ऐप का जिक्र मिलता है। फिर ECOS 2.0 नाम का एक डिजिटल इकोसिस्टम है जो शायद इनकी सारी सर्विसेज को एक जगह लाता होगा। और हाँ, एक AI बेस्ड मॉडल ICBC Xiong का भी नाम है। हो सकता है ये रिस्क मैनेजमेंट या कस्टमर सर्विस के लिए हो। टेक्नोलॉजी की बात चली रही है तो मैंने सुना है कि इन्होंने हाल ही में कोई बड़ा टेक फंड भी अनाउंस किया है। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मार्च 2025 में ICBC ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन में पैसा लगाने के लिए 80 बिलियन युआन यानी लगभग 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक फंड घोषित किया। 11 बिलियन डॉलर्स, ये तो बहुत बड़ी रकम है। किस लिए? कंडक्टर जैसे हार्ड टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर्स को सपोर्ट करना। हार्ड टेक्नोलॉजी? हाँ, मतलब वो टेक्नोलॉजी जो फिजिकल प्रोडक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो। ये चीन की जो स्टेट पॉलिसी है ना, जिसे पेशेंट कैपिटल कहा जा रहा है, उसके हिसाब से है। मतलब ऐसे जरूरी सेक्टर्स में लंबे समय के लिए पैसा लगाना, भली तुरंत रिटर्न ना मिले। अच्छा, ताकि देश टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन सके। समझ में आया। बिल्कुल। तो ये तो साफ है कि सरकारी सपोर्ट एक बहुत बड़ा कारण है इनके इतने बड़े होने का। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है या और भी फैक्टर्स हैं? नहीं, सिर्फ सरकारी सपोर्ट ही नहीं है, हालांकि वो सबसे अहम है। पैसा भी और पॉलिसी भी। इसके अलावा इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बेहतर बताए जाते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब लोन देने पर जो ब्याज कमाते हैं और डिपॉजिट पर जो ब्याज देते हैं, उसके बीच का फर्क, वो इनके लिए फायदेमंद है। साथ ही इनका रिस्क मैनेजमेंट भी मजबूत माना जाता है। और हाँ, डिजिटल इनोवेशन तो है ही, जैसा हमने बात की। इनके AI प्लेटफॉर्म्स, ओपन बैंकिंग, इनसे ये करोड़ों ग्राहकों तक बहुत एफिशिएंटली पहुंच पाते हैं। और दुनिया भर में इनका जो एक्सपेंशन हो रहा है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। सही है। तो भविष्य कैसा दिखता है इनका? क्या मौके हैं और क्या चुनौतियां? मौके तो साफ हैं। एक तो ये टेक्नोलॉजी फंड, जिससे ये हार्डटेक में अपनी पकड़ बना सकते हैं। दूसरा, सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी का सपोर्ट शायद मिलता रहेगा। और तीसरा, AI का इस्तेमाल करके बैंकिंग को और बेहतर बनाने का मौका। और चुनौतियां? चुनौतियां भी कम नहीं है। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में जो टेंशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल रिस्क, ये सब इनके ग्लोबल ऑपरेशंस पर असर डाल सकते हैं। हाँ, वो तो है। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में जो उतार चढ़ाव होता है, वो भी एक चिंता है।
और शायद सबसे बड़ी चिंता चीन की अपनी इकोनॉमी की हालत है। खासकर रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर जो स्लोडाउन की बातें हो रही हैं। हाँ, वो इनके लिए एक बड़ा रिस्क हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम सार निकालें तो आईसीबीसी का ये जो इतना बड़ा साइज है वो सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में सरकारी सपोर्ट, इनकी जबरदस्त पहुंच, टेक्नोलॉजी पर फोकस और दुनिया भर में फैलने की इनकी महत्वाकांक्षा का मिला-जुला नतीजा है। सही कहा। इन सब चीजों ने मिलकर इसे दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बनाया है। और ये समझना जरूरी है कि कैसे एक बैंक इतने बड़े स्केल पर काम करके न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम पर असर डालता है। बिल्कुल। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक सवाल जो दिमाग में आता है और शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी सोचने वाली बात हो सकती है कि जब चीन जैसे देश के सरकार समर्थित बैंक, इतने बड़े बैंक, हार्ड टेक जैसी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी में इतना भारी निवेश करते हैं, तो इसका ग्लोबल टेक कंपटीशन और भविष्य के पावर बैलेंस पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाले सालों में ही पता चलेगा। इस पर नजर रखनी होगी। निश्चित रूप से।